आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SSCC गनीपुर बेझा। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगा सबसे पहले। आज इस वीडियो में हम बिहार यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी के लिए जो है बना रहे हैं, जो कि हिस्ट्री ऑनर्स वाले विद्यार्थी के लिए अति महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री ऑनर्स वाले विद्यार्थी इस वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स में पेपर 1 और पेपर 2 दो जो है पार्ट 1 का परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 का परीक्षा होता है। तो पार्ट 1 वाले विद्यार्थी जो हिस्ट्री ऑनर्स है जिसका, वह ध्यान से देखे। इसमें 2 पेपर होता है। पहली परीक्षा में TDC पार्ट 1 के एग्ज़ाम 2022 में 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। इन 10 प्रश्न को जो है हम इसी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे। हमें एक ही प्रश्न पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यह इस वर्ष जो परीक्षा होगा वह थ्योरी का परीक्षा होगा, और थ्योरी का जो एग्ज़ाम होता है वह उसमें जो प्रश्न होता है लगभग 20 नंबर का एक प्रश्न होता है। वह बड़ा बड़ा प्रश्न रहता है, 5 से 7 पन्ना, 8 पन्ना, 10 पन्ना का जब भी एक प्रश्न का उत्तर हो सकता है। बिना समय गंवाए चलते हैं पहले जो प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न जो है, इस प्रश्न को आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए कि कौन सा प्रश्न है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो प्रश्न में हम चिन्ह लगाए हुए हैं, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न को हम एकाएकी प्रत्येक वीडियो में पढ़ाएंगे। आज का पहला सवाल है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों का वर्णन करें, या प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य साधनों का वर्णन करें। यानी जो प्राचीन इतिहास बना है उसका स्रोत का क्या संसाधन रहा, कैसे हमारा भारत देश का संसाधन था, किस तरह की व्यवस्था थी, वह सभी जानकारी इस प्रश्न के अंतर्गत आता है। प्राचीन इतिहास यानी जो इतिहास बहुत पुराना है, जिस समय भारतीय कला, जो भारत में लिखने की कला, पढ़ने की कला, समझने की कला उतना विकसित नहीं था, उस समय की जो घटना हुआ, उस समय की जो कहानी है, ऐसे ही इतिहास को प्राचीन इतिहास कहा जाता है। और उस इतिहास का मुख्य संसाधन क्या रहा, कैसे हमें जानकारी मिली, इसका स्रोत क्या था, ये सभी प्रश्न का जानकारी, इस प्रश्न का जानकारी इसी वीडियो में मिलेगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कहता है कि मानव की विगत विशिष्ट घटनाओं का ही दूसरा नाम है इतिहास, पर बीती हुई घटनाओं की याद वर्तमान में सदा होते रहती है, इसलिए खास संसाधन की जरूरत और केवल इतिहास साहित्य एवं कला की कृतियों से ही मिल सकता है। प्राचीन भारत के पास इसका अभाव नहीं था। यानी जो हमारा भारत देश था, कला के अभाव प्राचीन इतिहास के पास नहीं था। फिर भी कुछ विद्वान जो है, इनका यह भी मानना था कि कला का विकास था, पर इसका उपयोग या अभिरुचि उस समय के लोग, उस समय के जो वहाँ के सिस्टम व्यवस्था था, वह नहीं किया करते थे। आगे विद्वानों का सदा से यह आरोप रहा कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का कोई भी विश्वसनीय साधन नहीं है। डॉक्टर फिलिप कहते हैं कि शायद भारतीय इतिहास की रचना की शक्ति या अभिरुचि नहीं थी। अल्बेरुनी का कथन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास से सदा किसी समय या काल का इतिहास पूछा जाए तो केवल उपकथाएं भी आरंभ कर देते हैं। एक इतिहासकार ने तो यहाँ तक कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कोई इतिहास ही नहीं है, इसके पास केवल उपकथाएं ही हैं। यानी कुछ विद्वान यह भी मानता है कि भारत के पास कुछ इतिहास है ही नहीं, सिर्फ जानकारी प्राप्त करने से या पूछने से या स्रोत जो भी बता रहा है वह कहता है सिर्फ उपकथाएं भी सुनाई जाती हैं। यानी लिखित कोई यहाँ पर संसाधन उपलब्ध नहीं होता है, लिखित कोई ब्यौरा विवरण नहीं मिलता है जिससे इतिहास का कंप्लीट जानकारी मिले। प्राचीन इतिहास के बाद तो दूर, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना की तिथि का विषय में भी लगभग सभी इतिहासकारों ने जोर देकर कहा है कि प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण घटना की तिथियां तो प्राप्त नहीं है
भ्रमभूलक है, ऐसी तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निर्धारित करना कठिन है। जब हमारे देश में सिकंदर लोदी जो भारत पर आक्रमण करके अपना भारत देश में जब वह अपना शासन जमा लिया था, तो उससे पहले की जो भी घटना भारत देश में हुआ, वे सभी घटना का जो तिथि है वह कंप्लीट रूप से निर्धारित नहीं है। आगे है परंतु यहाँ तक एक महत्वपूर्ण घटना की तिथियों के अभाव का प्रश्न है, तो यह भी निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि विश्व के प्रायः सभी देशों का यह दुर्भाग्य रहा है कि इसके इतिहास की तिथि को क्रम अनुसार नहीं रखा जा सकता है। विश्व में अन्य देश भी थे, इन देशों के पास भी यही तरह की कहानी थी, और उन लोगों को भी इतिहास में जो भी घटना हुआ इसका क्रम अनुसार तिथि नहीं रखा जा सकता है। अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय के इतिहास की रचना से प्रेम नहीं था। मतलब यह भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि भारतीयों के इतिहास के से कोई प्रेम या अभिरुचि नहीं था, यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। अंतर केवल दृष्टिकोण का है। वास्तव में आज तो इतिहास की परिभाषा ही बदल गई है। प्राचीन आर्यों के इतिहास की परिभाषा कुछ अलग ही थी। पुराने निवृत्ति सार न्यायी को उदाहरण धर्म समर्थ शास्त्रयंग इतिहासं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराना इतिहास आख्यायी का उदाहरण धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र आदि ही प्राचीन आर्यों का इतिहास शास्त्र था। इस परिभाषा को देखते हुए डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में कहना पड़ा कि भारत के इतिहास के अध्ययन को कठिनाई सामग्री की कमी से नहीं अपितु बहुतायात से पैदा होती है। प्राचीन भारत के प्राप्य संसाधन को सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया है, साहित्य और पुरातात्विक। मतलब इतिहास के दो भागों में बांटा गया है, साहित्य इतिहास और पुरातात्विक इतिहास। साहित्यिक संसाधन के भी प्राचीन भारत के प्राप्त संसाधन के सुविधा के लिए दो भागों में बांटा जा सकता है, एक में है साहित्य और दो में है पुरातात्विक संसाधन। साहित्य संसाधन के भी भेद है। साहित्य संसाधन में धार्मिक तथा लौकिक संसाधन। धार्मिक साहित्य को ब्राह्मण और अब्राह्मण ग्रंथों में बांटा गया है। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ के भी दो भेद में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। हर टॉपिक को उत्तर जानेंगे और परीक्षा में लिखना अनिवार्य होगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक को छोड़ने से इस प्रश्न का उत्तर जो है वह ठीक नहीं होगा और कंप्लीट उत्तर नहीं मिल पाने पर फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। कि कोई भी टॉपिक का जो है स्किप नहीं करे, टॉपिक को छोड़ना नहीं है, टॉपिक को थोड़ा बहुत सब टॉपिक पर उसका जवाब देना है। सबसे पहला टॉपिक है कि वेद। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों में इतिहास की सामग्री मिली है, पर ऋग्वेद इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह सबसे पुराना वेद भी है, जिसमें आर्यों की प्राचीनतम स्थिति का पता चलता है। वैदिक मंत्रों तथा साहित्यों की गद्य टीकाओं के ब्राह्मण कहा जाता है। इसके द्वारा प्राचीन राज्यों को राज्य अभिषेक एवं इसके नाम का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण से ऐतरेय प्रमुख है। इतिहास की प्रसिद्ध
खंड परीक्षण तथा इसके काफ़ी बाद तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान मिलता है। उपनिषद कई है, इसमें बिंबिसार के पूर्व तक के इतिहास साथ साथ प्राचीन आर्यों को आध्यात्मिक विकास का पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त होता है। अगर है वेदांग, तो वेदांग भी प्राचीन भारत का इतिहास जानने का साधन है, क्योंकि इस विभागीय शास्त्रों और विद्याओं का इतिहास पहल वेदांग के ग्रंथों में ही मिलता है। वेदांग 6 है: शिक्षा वेदांग, कल्प वेदांग, निरुक्त वेदांग, व्याकरण वेदांग, ज्योतिष वेदांग और छंद वेदांग। शिक्षा वेदांग में यह शुद्ध उच्चारण का शास्त्र है। कल्प वेदांग में इसमें याज्ञादि विधि विधान का वर्णन किया गया है। और निरुक्त वेदांग में शब्दों की उत्पत्ति और निर्माण का वर्णन किया गया है। व्याकरण वेदांग में शुद्ध बोलने और लिखने की कला का वर्णन किया गया है। ज्योतिष वेदांग में ज्योतिष से संबंधित सभी बातों की जैसे बताया गया है। और छंद शास्त्र वेदांग में छंद से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। वेदांग के बाद अगला टॉपिक है पुराण। पुराण वेदों के समान ही पुराण भी अत्यंत प्राचीन है। इसमें प्राचीन आर्य राजवंश, राजाओं, चरित्र, जीवन वृत्तांत एवं अखंड संग्रहित, इतना ही नहीं, भारत के प्राचीन ऐतिहासिक कथा, घटना, श्रेष्ठ क्रमबद्ध विवरण, पुराणों की यह सभी जानकारी इसमें निहित है। इसके रचयिता लोमहर्ष एवं उग्र सराबा थे। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसके विषय में 5 है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवतर और वंशानुचित्र, मत्स्य, ब्रह्मांड, भागवत, वायु आदि, विष्णु। पुराण ग्रंथ में प्राचीन आर्यों को राजवंश और चरित्र का जो भी उल्लेख है, वास्तव में इतिहास के लिए उसका अत्यधिक उपयोग है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर स्मिथ का भी कथन है कि यदि पुराणों को ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत ही अच्छा, उपयोगी तथा मूल्यवान ऐतिहासिक संसाधन भी प्राप्त करता है। अगला टॉपिक है स्मृतियाँ। स्मृति भी प्राचीन इतिहास को जानने का साधन है। इसके लेखक मनु थे, इसीलिए स्मृति में मनु स्मृति का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। यह ग्रंथ हिंदुओं के लिए अत्यधिक पावन है, क्योंकि इसमें हिंदू समाज के आदर्श और चरित्र का विशेष रूप वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत संस्कृत साहित्य के ऐसे ग्रंथ हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास को ज्ञान और अनुशीलन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि और महाभारत के मूल रचयिता वेद व्यास जी है। ये दोनों ग्रंथ वर्तमान काल में लोगों के लिए उपदेश का खान है, लेकिन कुछ विद्वान इनको इतिहास स्वीकार नहीं करते हैं। इस संबंध में डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी की यह युक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला टॉपिक है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य भी प्राचीन इतिहास जानने का साधन है। बौद्ध साहित्य तो 3 भागों में बांटा गया है: जातक, पिटक और निकाय। तीनों में जातक ही सबसे अधिक प्राचीन है। जातक में गौतम बुद्ध के पहले के जन्म की कहानियाँ, मनोमोहक घटनाओं का विषाद वर्णन किया गया है। जातक की भांति पिटक भी 3 हैं: सुक्त पिटक, अभिधम पिटक
और विनय पिटक। तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है। इतिहास के समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए त्रिपिटक का महत्व बहुत अधिक है। जैसे सूत्र पिटक में बुद्ध भगवान के सिद्धांतों का अधिमम पिटक में भेद के सिद्धांतों और विनयक पिटक में मठ के अनुशासनों का वर्णन किया गया है। मिलिंद प्रथम ने यूनान का राजा मिनांडर और महात्मा नागसेन के संवाद का वर्णन भी किया गया है। इसमें उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक दशा का अच्छा वर्णन हमें मिलता है। महावस्तुओं के द्वारा भी भारत के प्राचीन इतिहास का प्रकाश जो है दिव्यवादान भी भारत के इतिहास जानने में महत्वपूर्ण साधन है। दिव्यवादान के ही दो अवदान हैं, एक सम्राट अशोक और दूसरा कुणाल, जिसमें मौर्य वंश के इतिहास के बहुत से साधन मिलते हैं। इसके लिए हम मंजूश्री मूल कल्प ग्रंथ को भी नहीं भुला सकते हैं। बौद्ध साहित्य के सबसे अधिक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ दीपवंश, महावंश है। ये दोनों लंका के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास को स्रोत बन जाता है। अगला टॉपिक है जैन साहित्य। जैन साहित्य भी भारत के इतिहासों को जानने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण साधन उपस्थित करते हैं। जैन साहित्य के लेखक आचार्य हेमचंद्र थे। इस साहित्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ परिशिष्ट पूर्व है, जिसमें महावीर के समय राजाओं और जैन सम्राटों के विषय में बहुत सी उपयोगी बातें ज्ञात की गई है। वंशजों और पूर्वजों का वृत्तांत भी देखने को मिलता है। जैन साहित्य को बाहु चित्रण चंद्रगुप्त मौर्य के समय इतिहास का समुच्चय ज्ञान प्राप्त कराता है। इसके बाद 12 अंगा को भी इतिहास भुला नहीं सकते हैं। जैन साहित्य को भागवत सूत्र भी कहा गया है। कथा, कोश, कलिका, पुराण, लोक विभाग और त्रिलोक ज्ञान प्राप्ति का भी एक साधन बन गया। अगला टॉपिक है ऐतिहासिक और सामाजिक ग्रंथ। ऐतिहासिक और सामाजिक ग्रंथों में बहुत से ग्रंथ आते हैं जो इतिहास पर पड़े अंधकार को दूर करने, इतिहास को प्रकाशित करने, कलहकृत राजतरंगिणी का स्थान इसमें सबसे सर्वोच्च है। कश्मीर का पूर्ण रूपेण इतिहास कौटिल्य के अर्थशास्त्र में का साधन तथा इसीलिए राजनीतिक शास्त्र का अधिकारशील माना भी जाता है। इसके बाद पाणिनि का व्याकरण का स्थान आता है, जिसका मौर्यकालीन सभ्यता पर अत्यधिक प्रकाश पड़ा। पतंजलि का महाभाष्य और कालिदास के मालविकाग्निमित्र के द्वारा शुंग वंश को अच्छी ढंग से जाना जा सकता है। विशाखदत्त मुद्राक्षस के द्वारा नंद वंश पर प्रकाश पड़ता है। महाकवि वान का हर्षचरित्र के द्वारा 7वीं सदी के भारत का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं की जानकारी भी प्राप्त होता है। अगला स्रोत है जो टॉपिक है पुरातत्व। भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातत्व का ही बहुत बड़ा हाथ था। पुरातत्व संबंधी खोज ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही उपयोगी है, क्योंकि पुरातत्व का जब तक खोज नहीं होता तब भारतीय इतिहास में कुछ कहना अनुचित हो जाता। इसीलिए हर इतिहास का कुछ साक्ष्य होता है जो है पुरातत्व। खुदाई से निकली हुई चीज़ों से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ा है। प्राचीन खंडहर, अवशेष, संस्थान या खुदाई
से मिली वस्तुओं जैसे ईंट, पत्थर, हथियार, बर्तन, मकान, अवशेष, औजार, ये सभी वस्तुएं से हमें प्राचीन इतिहास का जानकारी मिलता है। प्रौद्योगिकी इतिहास में भारत का सारा इतिहास इन्हीं सब खोजों से के आधार पर है। सिंधु घाटी की सभ्यता का ज्ञान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थानों की खुदाई से के बाद से प्राप्त हुआ है। अगला टॉपिक है उत्कीर्ण लेखक। उत्कीर्ण लेखक को हम निम्नलिखित 4 भागों में बांट सकते हैं: गुफा लेखक, शिला लेखक, स्तंभ लेखक और ताम्र लेखक। इन सभी लेखों में से भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। लेखों से भारत के प्राचीन राजाओं का नाम, जैसे काल, वंश, तिथि, उनसे संबंधित घटना हमें पता चलता है। इतना ही नहीं, उस समय के देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा पर भी काफ़ी प्रकाश पड़ता है। खुदाई में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत से लेख मिले हैं जो विशेष महत्व रखते हैं। इन लेखों के विषय में फ्लीट का कहना है कि प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें केवल अभिलेखों के धैर्यपूर्ण अध्ययन से प्राप्त होता है, परंतु भारत के अन्वेषण की अन्य शाखाओं से भी हमें अंत में अभिलेख का भी आश्रय लेना पड़ता है। इससे बिना कठिनता के किसी तिथि को निर्धारित किया जा सकता है और भारत के इतिहास को एक रूपेण प्रदान में बड़ी मदद मिलती है। ईरान के पार्सोपोलिस और नीरुस रुस्तम के लेखक से पता चलता है कि उस समय ईरान और भारत के बीच कैसा संबंध था। अगला सिक्का। सिक्का भी भारतीय इतिहास को जानने का साधन है। इससे उन समय के भारत की राजनीतिक, धार्मिक, साहित्य, आर्थिक, कला संबंधी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत के प्राचीन पंचामक नामक सिक्के से उस समय की प्रजातंत्र प्रणाली हमें परिचय मिलाता है। शक क्षेत्रों की शासन व्यवस्था को एकमात्र सिक्के से ही जानी जा सकती है। खुदाई तथा अन्य तरीके से प्राप्त सिक्के कई तरह के, जैसे प्राचीनतम सिक्के, यूनानी सिक्के, सिथियन और पार्थियन के सिक्के, भारतीय राजा के सिक्के, इन सभी सिक्कों ने भी बहुत योगदान दिया है। इससे भी भारत का इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है प्राचीन स्मारक। प्राचीन स्मारक से भी भारतीय इतिहास ज्ञात किया जाता है। स्मारक में भवन, कला, कार्य, मंदिर, विहार का स्तूप, मूर्तियाँ, चित्रकला, भगवान अवशेष आते हैं। इन सभी स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है देशीय स्मारक चिन्ह और दूसरा है विदेशीय स्मारक चिन्ह। चिन्हों के विषय में एक विद्वान का मत है कि यह अवशेष स्पष्ट रूप से इस बात को प्रदर्शित करता है कि निवासी हिंदू थे जो शिव, पार्वती, गणेश, नंदी आदि को पूजा करते थे। तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र आदि प्राचीन नगरों की खुदाई से कितने ही प्रकार के स्मारक तथा विशेषता अवशेष मिले हैं जो केवल प्राचीन काल का भवन निर्माण काल, स्थापन काल पर प्रकाश डालते हैं। बल्कि इस युग का इतिहास को लिखने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। अगर विदेशी लेखक तथा यात्रियों का विवरण। भारतीय इतिहास को जानने में विदेशी यात्रियों और लेखक ने अत्यधिक मदद पहुंचाते हैं। विदेशी यात्रियों तथा लेखक ने मुख्य रूप से यूनान, चीन, रोम, फारस और तिब्बत थे। अगर यूनान के निम्नलिखित लेखक उन्होंने भारत के इतिहास का निर्माण में योगदान दिया। यूनान के कुछ लेखक प्राचीन समय में भी हमारे भारत देश में आए और उन लोगों ने यहाँ की कला विशेषता को देखा और अपने शब्दों में वह लिखा जो कि आज भारत का इतिहास का स्रोत बन गया। सबसे पहले हेरोडोटस
जो इतिहास का जनक माना जाता है, हेरोडोटस, टेरिसस, एरियन, प्लिनी, मेगास्थनीज। लेकिन इन लेखकों में एरियन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उन सिकंदर के आक्रमण के विषय में भारत का विस्तृत वर्णन इन्होंने किया है। आगे चीनी लेखक, तो चीनी इतिहासकार सुमासिन, फाहियान, सुंगयू, हेनसांग, इतिसांग आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इन लेखक से भारतीय इतिहास का प्रकाशित होता है। तिब्बती लेखक जैसे लामा तारानाथ का नाम स्मरणीय है, क्योंकि उन्हें ग्रंथ से मौर्यकालीन के बाद का इतिहास जानने को मिलता है। आगे है मुसलमान लेखक। मुसलमान लेखक से भी भारत का इतिहास प्रकाशित होता है। इन लेखकों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं: अलबरूनी, सुलेमान, फरिश्ता, निजामुद्दीन, अल मसूदी और हसन निजामी। आगे है वेनिस का यात्री। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो दक्षिण में यात्रा के लिए आया था, जिसमें दक्षिण का भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा, जिससे हम बहुत कुछ जानते हैं। इससे अतिरिक्त प्राचीन स्मारक, जीवनियाँ, ब्राह्मण सहित आदि सभी प्राचीन भारत का जानकारी के स्रोत है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास जानने की साधन का कमी नहीं है।